नमस्ते सभी को। एक बार पुनः इतिहास विषय को लेकर मैं राम निवास आपको मॉडर्न इंडिया का पाठ करवाऊंगा। देखिए, हमारा जो विषय था वो हिस्ट्री था और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे गांधी युग। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? गांधी युग। देखिए, अगर बात गांधी युग की जाए, गांधी एरा की जाए, तो ये पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का मोहताज नहीं है, किसी विषय का मोहताज नहीं है। यानी जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं या दैनिक जीवन की अगर बात करें तो गांधी जी का जो पार्ट है वो हमारे जीवन में बेहतर एक छाप छोड़ के जाता है, क्योंकि राष्ट्रपिता की उपाधि और भारत का एक ऐसा नेता जिसने अपने बल से, बुद्धि से, विवेक से, साहस से और अनेकों प्रकार की ऐसी नीतियों से जिसने पूरे विश्व में तहलका मचाया, पूरे विश्व के अंदर अपनी जो बात थी, जैसे आज पूरा विश्व अहिंसा के नाम से या सत्य के पुजारी या सत्याग्रह की अगर बात आती है तो गांधी जी का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। तो गांधी जी जो थे वो बहुत ही सत्याग्रह, सत्य पर अड़िग रहने वाले, सत्य की बात को मनवाने वाले और अपने विचारों को या अपनी बात जो सत्य है उसको मनवाने में कतई भी नहीं कतराते थे। एक छोटे से क्षेत्र यानी से निकलकर पूरे भारत का उन्होंने नेतृत्व किया था। इसीलिए ये जो इस पूरा का पूरा पीरियड है 1919 से लेकर उसके पश्चात 1947 यानी 1948 में उनकी मृत्यु हो जाती है, वहाँ तक का जो समय, उस समय में यानी 1919 से 1948 तक का अगर समय देखा जाए भारतीय इतिहास में, तो उसमें ऐसा कोई मोमेंट नहीं हुआ था, ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ था या ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसमें गांधी जी की भूमिका नहीं रही हो। तो गांधी जी जो थे उनके द्वारा देखिए एक आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन देखिए ये चला गया था 1920 में, ठीक है। यानी असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में या हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी, अब नाम क्या आ गया? आंदोलन, और इधर क्या है? असहयोग। अब एक तो होता है सहयोग, हेल्प, और एक होता है असहयोग। यानी सहयोग का क्या हो गया विपरीत? असहयोग। यानी गांधी ने कहा कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। समझ में आई? यानी भारत में अंग्रेजों का जो शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, वो हमारे सहयोग से चल रहा है। अगर हम लोग इनकी सहायता देने या सहयोग देना बंद कर देंगे तो ये लोग स्वतः ही चले जाएंगे। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हम एक ऐसा आंदोलन लेके आएँ, एक ऐसा कार्य करें जिसके अंतर्गत क्या हो कि हमारे जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं या हम इन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की जो सहायता कर रहे हैं वो सहायता क्या कर दें? बंद कर दें। अगर ये सहायता हम लोग बंद कर देंगे तो क्या होगा? अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कमज़ोर। क्योंकि उस समय भारतीय जो व्यक्ति थे वो सेना में अंग्रेज़ों की सहायता करते थे। उसके पश्चात अनेकों और प्रकार की ऐसी सिविल सर्विसेज थी, अनेकों ऐसे प्रकार के जागीरदार, पाटीदार या और भी जितने भी आज जैसे रोज़मर्रा के काम होते हैं उनमें अंग्रेज़ तो अधिकारी होते थे और कर्मचारी वर्ग का जो था वो कौन था? भारतीय थे। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम लोग इनकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे, चाहे वो सेना हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो जागीरदार हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो कर वसूल करने वाला व्यक्ति हो, कोई भी प्रकार का हो, हम इनकी क्या नहीं करेंगे? सहायता नहीं करेंगे। इसी एवज में एक आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। ठीक। अब असहयोग आंदोलन चलाया तो इसके पीछे कारण तो रहे होंगे ना। अब दो रिजल्ट निकल के आएंगे। एक तो इसका रहेगा पहला कारण भी, ये असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे, और जब ये हो जाएगा तो इसकी परिस्थितियाँ क्या रहेगी, और फिर ये जब समाप्त होगा
तो किस एवज में होगा, और समाप्त होने के बाद फिर इसका परिणाम भारतीय इतिहास में क्या रहेगा, वो चीज़ें अपने को पढ़नी है। तो सबसे पहले अगर अपन बात देखें इसके कारण की, तो कारण क्या निकल के आएंगे। देखिए सबसे पहले पहला कारण मैं कारण लिख देता हूँ एक बार, फिर आपको बारी बारी से समझा दूंगा। पहला कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां। ठीक है। नंबर 2, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, यानी मैं आपको एक बार इनके कारण बता देता हूँ। उसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन, उसके बाद रोलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग, हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, ठीक है। यानी क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध मॉन्टेग्यू, और एक इसका कारण और लिख देते हैं अपन, गांधी जी की भावना को कुठाराघात, गांधी जी की भावना को कुठाराघात। देखिए इसके असहयोग आंदोलन के कारण तो बहुत सारे थे, अनेकों कारण थे, लेकिन मेन जो कारण है वो अपन इसके एक बार समझने की कोशिश करेंगे भी। असहयोग आंदोलन जैसे देखो पीछे हमने पढ़ा भी खिलाफत आंदोलन हुआ, ठीक है। उसके पश्चात अनेकों प्रकार के आंदोलन हुए, चंपारण जो बिहार के अंदर आंदोलन हुआ, सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात में क्यों हुआ, तो कारण होते हैं किसी न किसी के। अब असहयोग आंदोलन जब भारत में शुरू होगा तो इसके पीछे कारण तो रहेंगे हो ना, तो कारण ये थे, यानी 6 कारण मैंने आपके सामने लिखे हैं, और 600 भी कारण अगर अपन लिखे तो भी कम है, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी वो प्रत्येक नीति अपने आप में एक कारण थी। तो पहला जो कारण है वो है प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ। देखिए क्या हुआ कि 1914 से 1918 इस समय भारत में विश्व में क्या लड़ा गया, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्रों के मध्य। ठीक है, इस प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तो जीत होती है और धोरी राष्ट्रों की क्या होती है, हार होती है। अब धोरी राष्ट्रों की जब हार होती है ना, तो बताया जाता है कि भारतीयों को ये डर सताने लग गया था कि इंग्लैंड के ज़्यादातर जो वर्ग था वो कहाँ पर था, एशियाई देशों में था। यानी इंग्लैंड में तो सिर्फ और सिर्फ बहुत गिनती के लोग थे, बाकी तो वो अन्य अपने औपनिवेशिक देशों में रहते थे। तो भारतीयों को ये डर सता रहा था कि हो ना हो कल को जापान है, जर्मनी है, इटली है, ये जो देश हैं ये कहीं ना कहीं भारत के ऊपर अपना क्या कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं। अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए ये भारत पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया, समझ में आई ना मेरी वाली बात भी। अपन प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ पढ़ रहे हैं, तो इसका पहला पॉइंट क्या निकल के आया कि भारतीयों को डर था, भारतीयों को आक्रमण का डर, भारतीयों को आक्रमण का डर, भारतीयों का डर तो हो गया ना इनको, क्योंकि ये इनको पता था कि हम क्या हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम हैं।
और अंग्रेज़ भारत में है, तो जापान जो है, जर्मनी जो है, इटली जो है, वो क्या करेंगे, अपनी हार का बदला लेने के लिए ये क्या कर सकते हैं, भारत के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। और इंग्लैंड वालों से बदला लेने के साथ साथ ये हमारे से भी क्या लेंगे, बदला ले सकते हैं, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे सैनिक भारत के भी थे। ठीक है। दूसरा क्या था, इस समय इंग्लैंड की जो स्थिति थी वो कमज़ोर हो रही थी। इंग्लैंड की स्थिति क्या थी, इंग्लैंड की स्थिति मित्र राष्ट्रों में क्या थी, कमज़ोर हो रही थी। इंग्लैंड की स्थिति क्या थी, कमज़ोर थी। इंग्लैंड की स्थिति कमज़ोर हो रही थी। नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो इस समय मित्र राष्ट्रों का बहुत सारा पैसा लग चुका था, यानी मित्र राष्ट्रों का बहुत सारा पैसा जो था वो युद्ध में खर्च हो गया था, तो उन्होंने लगान की दरें बढ़ा दी, लगान की दरें बढ़ा दी। ठीक है। नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो जो सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गए थे, तो जब भारतीयों की बहादुरी को देखा तो उन्होंने सेना में वर्दी की, सेना में वर्दी की, ताकि फ्यूचर में अगर कभी युद्ध हो तो भारतीय सैनिक हमारे क्या आ चुके, काम आ सके। देखिए अपन पढ़ रहे थे असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ रहे थे। कारण में पहला हमारा कारण था प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ, यानी असहयोग आंदोलन क्यों होगा, क्योंकि 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, और प्रथम विश्व युद्ध में जीत तो गया था मित्र राष्ट्र यानी इंग्लैंड का जो पक्ष था वो जीता था, लेकिन जब जीता तो इसमें क्या हुआ कि भारतीयों को डर ये सता रहा था कि कल को जो धुरी राष्ट्र है वो अपना बदला लेने के लिए हो न हो ये क्या कर सकते हैं, भारत के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रिया था, पर्सा था, जर्मनी था, उसके बाद इटली था, ये जो देश थे उस समय बहुत ताकतवर हुआ करते थे, कोई संयोग ही था कि ये हार गए। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा क्या हो गया कि इंग्लैंड की देखो, अगर युद्ध वगैरह होते हैं, आक्रमण वगैरह होते हैं, तो इसमें दोनों ही पक्षों का नुकसान होता है, चाहे हार हो चाहे जीत हो, लेकिन नुकसान तो होता ही होता है, जन धन की हानि तो होती ही होती है। तो उन्होंने इस समय इंग्लैंड की जो स्थिति वो क्या हो रही थी, कमज़ोर हो रही थी, इसीलिए उसने क्या किया, भारत में लगान की दरें बढ़ा दी, और भविष्य में युद्ध ना हो जाए या अगर युद्ध हो जाए तो उन्होंने क्या किया, सेना में वर्दी कर दी, यानी ऐसे अनेकों ऑफर लेके आए जिससे क्या भारतीय जो सैनिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो इस प्रकार से एक इसका कारण ये रहा असहयोग। दूसरा जो कारण था, देखिए 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, समझ में आ गई आपको। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी हुआ है कि 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम, ये दो अधिनियम लेके आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1909 वाला जो अधिनियम था, मार्ले मिंटो अधिनियम, उस अधिनियम के अंदर क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। क्या कर दी, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। अब पृथक निर्वाचन की जब व्यवस्था कर दी ना, तो एक तरह से सांप्रदायिक जो विरोध होता है उसका माहौल बन गया भारत में, सांप्रदायिकता का, यानी हिंदू अपने आप को अलग समझने लग गए, मुसलमान अपने आप को अलग समझने लगे। अगर एक प्रकार से देखा जाए तो भारत विभाजन की नींव हुई 1909 में जॉन मार्ले के द्वारा रख दी जाती है, यानी यहीं से अब अलग अलग विचारधाराएं निकलनी शुरू हो जाएगी। तो 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ कि उन्होंने मुसलमानों के साथ साथ, किसने, अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुसलमानों के साथ साथ जो सिख थे, यूरोपियन थे, एंग्लो इंडियन थे, उनको भी पृथक निर्वाचन की क्या दे दी, व्यवस्था कर दी। अब एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीयों के लिए, भारतीय लोग क्या चाहते थे कि भी हम लोग एक हो जाए, और एक कब होंगे, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिल जाएंगे तभी तो एक होंगे ना। जबकि अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, फूट डालो की रीति कर रहे थे। क्या कर रहे थे, फूट डाल रहे थे, क्योंकि पहले मुसलमानों को भारतीयों से अलग कर दिया, हिंदुओं से अलग कर दिया, उसके बाद
हिंदू अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए, मुसलमानों का अलग नेता, हिंदुओं का अलग नेता, उसके बाद सिखों का अलग नेता, यूरोपियों का अलग नेता, एंग्लो इंडियन का अलग नेता। इस प्रकार से क्या हुआ, अलग अलग पंथ बन गए ना। अब जब अलग अलग पंथ बनेंगे तो अलग अलग प्रकार की दिक्कत आएगी, दिक्कत हुई ना यहाँ पे। तो एक प्रकार से अब यहाँ पर अनेकों प्रकार के नियम लेके आएंगे 19 में। पहला क्या हुआ कि सांप्रदायिक जो था उसका माहौल बना दिया, आपस में लोगों को लड़वाना शुरू कर दिया। मुसलमानों के साथ साथ क्या किया, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन आदि को क्या, सिखों को क्या दे दिया, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। उसके बाद प्रांतों में द्विवेद शासन लागू कर दिया। उसके बाद संघ सूची और प्रांतीय सूची को विभाजित कर दिया और अनेकों प्रकार के ऐसे नियम लेके आए जो भारतीयों के लिए क्या हो रहे थे, अभिशाप साबित हो रहे थे। भारतीयों को लग रहा था कि अब ये पूर्ण रूप से क्या कर लेंगे, हमारे ऊपर हस्तक्षेप कर लेंगे और हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो एकता है, इसको ये बरकरार नहीं रहने देंगे। क्योंकि खिलाफत जब आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने भारतीयों की एकता को देखा था। 1857 की क्रांति में इन्होंने भारतीयों की एकता को देखा था। अब अंग्रेज समझ रहे थे कि अगर ये लोग एक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है, ये हमारे को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि ये नियम लेके आए 1919 वाला, ठीक है। ये भी असहयोग आंदोलन का एक कारण था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, देखिए पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि खिलाफत आंदोलन जो था वो क्या था कि भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था भारत में। किसके खिलाफ है, अंग्रेज़ों के खिलाफ। देखिए भारतीय मुसलमान ये चाहते थे कि तुर्की का जो खलीफा है वो उसका पद बना रहे। इनकी भारत यानी ओटोमन साम्राज्य के जो तुर्क थे या भारतीय मुसलमान थे, उनकी यही इच्छा थी कि एक तो तुर्की का विघटन ना करे। क्योंकि देखिए भारत में राज किसका था, अंग्रेज़ों का, और तुर्की का विघटन किसने किया, अंग्रेज़ों ने। तो भारतीय मुसलमानों का एक दल उस समय लॉर्ड रीडिंग से मिला और कहा कि आप लोग न तो तुर्की का विघटन करना और वहाँ पर जो धार्मिक गुरु है, जो हमारा खलीफा है, उसका आपको पद हटाना नहीं है। क्योंकि भारतीय मुसलमानों की जो तुर्की का जो खलीफा था उसमें गहरी आस्था थी, वो उसका अपना धार्मिक गुरु मानते थे। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड विजयी रहता है, उसने तुर्की का विघटन कर दिया और खलीफा का जो पद था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। जब ये समाप्त हुआ ना तो भारत में भी इसका बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन देखने को मिला, जो दुनिया में या भारत के इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, खिलाफत आंदोलन के नाम से। किस नाम से, खिलाफत आंदोलन के नाम से। तो तीसरा कारण ये भी था असहयोग आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन में अगर तुर्की का वो विघटन नहीं करते और खलीफा का पद अगर बना रहता तो न तो भारत में खिलाफत आंदोलन होता, और हो ना हो अगर ये ऐसा नहीं करते अंग्रेज, तो भारतीय मुसलमानों के प्रति उनकी सहानुभूति हो जाती, तो वो असहयोग आंदोलन में भारतीय मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते। आई ना मेरी वाली बात समझ में। तो अब यहाँ पर खिलाफत आंदोलन, और सबसे जो मेन कारण था वो था रॉलेट एक्ट। यानी रॉलेट एक्ट क्या था, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भारत के अंदर एक कानून पारित किया गया, जिसमें किसी भी भारतीय को अगर उसके ऊपर शक हो जाए कि ये कोई क्रांतिकारी हो सकता है या किसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दे सकता है या ये अपनी कम्युनिटी बढ़ा सकता है या भारतीयों को एकजुट कर सकता है या हमारे बारे में किसी भी व्यक्ति या किसी कंपनी या किसी अन्य व्यक्तियों के साथ दुष्प्रचार कर रहा है, या थोड़ा सा भी अगर डाउट हो जाता था तो उस व्यक्ति को ये पकड़ लेते थे। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक। उसको बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी कानूनी प्रतिक्रिया जारी किए हुए उसे 2 साल तक गिरफ्तार या बंदी बना लिया जाता था। इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का क्या कहा गया, कानून कहा गया, जिसके अंतर्गत अनेकों भारतीयों को क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। जब इस प्रकार के कानून निकल के आ रहे थे ना अंग्रेज़ों के द्वारा, तो असहयोग आंदोलन होना बहुत ही लाजमी था। एक संगठन बनना बहुत ही ज़रूरी था ताकि भारतीय लोग, अब देखिए 2 आदमी अगर बातें कर रहे हैं और अंग्रेज़ों को शक हो गया कि ये हो ना हो हमारी बातें कर रहे हैं, तो उनको ये क्या कर लेते थे, पकड़ लेते थे। दूसरा जो था वो था 5 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो कि रॉलेट एक्ट कानून के तहत गिरफ्तार हुए थे
उन व्यक्तियों की रिहाई के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में, और उन पर निहत्थे लोगों पर जनरल डायर के द्वारा क्या बरसा दी जाती है, गोलियां बरसा दी जाती है। जब गोलियां बरसाई गई तो न कोई सूचना न कुछ और एक मतलब निर्दयता पूर्वक उन लोगों की, भारतीयों की हत्या कर दी जाती है। तो ये भी अंग्रेजी शासन की जो द्वेषता थी या उनकी दुष्चारिता थी उसका परिणाम है। यानी इस प्रकार का जो रिदम बन रहा था, इस प्रकार की जी ये अनेकों प्रकार के जो कानून लेके आ रहे थे, जिससे भारतीयों को ये गहरा असंतोष था कि ये हमारे अब बस का नहीं है, ये हो ना हो कल को ऐसी और भी नीतियाँ लेके आएंगे कि हमें हमेशा हमेशा के लिए इनके क्या रहना पड़ेगा, गुलाम रहना पड़ेगा। ठीक है, ये कानून हो गया। फिर हंटर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, चलो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ये जनरल डायर की हम बेवकूफ़ी मान सकते हैं या उसका पागलपन मान सकते हैं, चलो हो गया कोई बात नहीं, उसने कर दिया। लेकिन जब हंटर कमेटी आई तो हंटर कमेटी के अंदर जॉन हंटर, रस्किन, रईस, ब्रोथ, सिम्थ, चिमनलाल सितलवाड़ा, सुल्तान अहमद, ये जो व्यक्ति थे, एक जगत नारायण को, इसमें कुल 8 व्यक्ति थे। ये जो व्यक्ति थे इनके ऊपर थोड़ी उम्मीद थी कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड की रिपोर्ट आएगी तो वो भारतीयों के पक्ष में आएगी। थोड़ी उम्मीद बड़ी भारतीयों को, क्या जैसे अपन कई बार होता है ना, भी अपन कोई अपने घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अपन केस कर देते हैं, FIR लगा देते हैं, तो अपन सारी की सारी उम्मीद उस पर टिक जाती है भी कल को अगर जब जज या कोर्ट फैसला सुनाएगी तो हमारे पक्ष में आएगा। तो इस प्रकार बेकसूर लोगों को मारने वाला जनरल डायर, और जब हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसमें जनरल डायर को निर्दोष साबित किया गया। जब निर्दोष साबित किया गया तब भारतीयों को यह एहसास हो गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेज़ों की एक सोची समझी साजिश थी। जनरल डायर न तो कोई पागल था और न कोई मूर्ख, उसको तो वायसराय या किसी अन्य व्यक्ति का क्या दिया गया था, ऑर्डर दिया गया था, तभी गया था। यानी अगर हंटर कमेटी की रिपोर्ट सही आती और जनरल डायर उसमें क्या होता, निर्दोष साबित होता है, उसको फांसी वगैरह मिलते तो भारतीय थोड़ा मतलब सब्र कर लेते। लेकिन जब रिपोर्ट इस प्रकार की आई तब भारतीयों को क्या हुआ, बड़ा दुख हुआ। और भारतीयों को जब दुख हुआ तो उन्होंने सोचा कि ये एक सोची समझी साजिश है। ठीक है, उसके बाद देखिए गांधी जी की भावना को कुठाराघात। गांधी जी की भावना को कुठाराघात कैसे, देखिए होता क्या है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आए, उस समय अंग्रेज़ों की जो स्थिति वो बहुत ही कमज़ोर थी। मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्रों के मध्य उस समय युद्ध चल रहा था। उस समय गांधी जी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। गांधी जी जब भारत आए तो उनकी अंग्रेज़ों के प्रति सहानुभूति थी, वो अंग्रेज़ों को अपना हितैषी मानते थे। अंग्रेज़ों को जब अपना हितैषी मानते थे तो अंग्रेज़ों के कहने पर अंग्रेज़ों ने, यानी वायसराय की जब कार्यकारिणी गठित की गई उसमें गांधी जी को बुलाया गया और उन्होंने, वायसराय ने कहा कि आप हमारी सहायता करो, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है दुनिया में, तो आप हमारी सहायता करो। हम लोग आपकी जब चाहें आप हमारे से कोई काम करवा लेना, हम आपकी बेझिझक क्या करेंगे, सहायता करेंगे। इस प्रकार से गांधी जी को जब लगा कि हो ना हो एक बार इनके ऊपर विपत्ति आई हुई है और कल को जब ये जीत जाएंगे तो हमारी क्या करेंगे, हमें आज़ाद कर देंगे, हमें स्वतंत्र कर देंगे, और हमारे ऊपर जो ये अनेकों प्रकार की जो ये नीति है ना, इनको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, इसके विपरीत गांधी जी ने क्या किया, 1915 में भारत आए, उसके बाद BHU में सम्मेलन में गए, पूरे भारत में घूम घूम कर अंग्रेज़ों के लिए क्या किए, सैनिक इकट्ठे किए। क्या किए, सैनिक इकट्ठे किए। पूरे भारत में घूम घूम कर इन्हें भर्ती करने वाले सार्जेंट की उपाधि भी दी गई, यानी भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। अंग्रेज़ों के प्रति इनकी सहानुभूति थी, सैनिक इकट्ठे किए। और सैनिक इकट्ठे करने के बाद 1918 में जब ये जीते प्रथम विश्व युद्ध में, तो गांधी जी कुछ प्रस्ताव लेकर इनके पास गए। गांधी जी इनके पास अपने प्रस्ताव लेकर कुछ गए ना, तो उन प्रस्ताव में क्या था, जब सैनिकों को गांधी जी ने इकट्ठा किया था ना, जिन सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा था, तब अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम इनको पूरी की पूरी
पूरा वेतन देंगे, यानी एक एग्रीमेंट हुआ था भी इतना वेतन इनको देंगे, इनको पूरी की पूरी सुख सुविधाएं मिलेगी। और युद्ध के अगले मोर्चे में है ना वो अंग्रेजी सैनिक रहेंगे, पिछले मोर्चे पे आपके भारतीय सैनिक रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर मरता है, ठीक है, तो उसके पूरे परिवार की जो लालन पालन, जो भरण पोषण है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और उनके एक व्यक्ति को नौकरी दे दी जाएगी और उनका लगान वगैरह वो क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। ये ऐसी कुछ शर्तें थी। जब प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जीते तो उन्होंने न तो भारतीय सैनिकों को पूरा वेतन दिया, जो सैनिक जहाँ पर मरे वहीं पर उनको छोड़कर आ गए, न उनका लगान माफ़ हुआ न कुछ और, यानी जो नीतियाँ थी वो गांधी जी के क्या थी, विपरीत थी। इस प्रकार से क्या हुआ कि गांधी जी की जो भावना थी उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। गांधी जी ने सोचा कि हमने जो नीतियाँ बनाई थी, हमने जो कानून बनाए थे, जो प्रोपगंडा हम लेके गए थे, अंग्रेज तो उसके विपरीत है। तब क्या हुआ, गांधी जी मजबूरन होकर एक आंदोलन का प्रस्ताव लेके आते हैं और वो प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करता है लाला लाजपत राय। क्या थी आंदोलन का नाम था, असहयोग आंदोलन। कौन सा, असहयोग आंदोलन। यानी गांधी जी, लाला लाजपत राय ऐसे महान विभूतियाँ, इन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेज़ों का अगर शासन हमें छुड़ाना है, अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति पानी है, तो इनकी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से क्या नहीं करनी, सहायता नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, इनकी सहायता नहीं करनी है। अगर हम लोग इनकी सहायता करते रहेंगे, जैसे सहायता वाला बात आई ना कि प्रथम विश्व युद्ध में देखो भारत में ही नहीं, भारत से बाहर लड़ने के लिए सैनिक जाते हैं भारत के, ठीक है, सहायता हुई ना एक प्रकार से। अगर ये सहायता नहीं करते तो हो ना हो युद्ध में ये हार जाते। लेकिन भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने अपने आप अपना युद्ध मानकर, अंग्रेज़ों को अपना मानकर वो युद्ध लड़ा। अनेक हमारे भारतीय सैनिकों ने शहादत प्राप्त की, अनेक लोग जख्मी हुए, लेकिन उनको जो वेतन मिला, उनको जो सुख सुविधाएं मिली, वो अंग्रेज़ों के विपरीत मिली। जो अंग्रेज़ों को अगले मोर्चे पे उन्हें भेजा गया, उनको बेचारों को पूरा नॉलेज भी नहीं था युद्ध लड़ने का दूसरी भूमि पे, फिर भी उन्होंने बड़े अदम्य साहस के साथ युद्ध लड़ा। तो दिक्कत यहाँ पे आई। अब गांधी जी की भावना को कुठाराघात लगा, गांधी जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि अब हमें अंग्रेज़ों की सहायता बिल्कुल भी नहीं करनी है, हम लोग इनकी सहायता करेंगे ही नहीं, ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो छोटे से छोटा लगान वसूल करने वाला, चाहे आमुक्त हो, चाहे वो कुंता करने वाला हो, चाहे छोटे से छोटा कोबर हो, कोई भी हो, यानी हमें अंग्रेज़ों की क्या नहीं करनी है, सहायता नहीं करनी है। जिसके कारण भारत में एक आंदोलन छिड़ा, जिसकी बहुत बड़ी सोची समझी एक रणनीति थी। अगर ये असहयोग आंदोलन सफल होता तो मेरे हिसाब से अंग्रेज़ों को कुछ न कुछ नुकसान भी होता, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे थे कि इसकी जो पृष्ठभूमि बनी थी, यानी इसकी जो प्रस्तावना बनी थी असहयोग आंदोलन की, उस प्रस्तावना के अनुकूल ये चल नहीं पाया। क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत में ऐसे अनेक व्यवस्था ब्रेक कारण थे, ऐसे अनेकों छोटे छोटे कारण थे जिनकी वजह से कोई भी आंदोलन, कोई भी संगठन बनाने में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी, और वही दिक्कत यहाँ पे आई। तो आज अपन पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के मैंने आपको कारण बता दिए। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ, 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, उसके पश्चात रॉलेट एक्ट, उसके पश्चात रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, वो हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बाद गांधी जी की भावना को कुठाराघात। यानी एक प्रकार से हमने इसके सारे कारण पढ़ लिए। और प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थिति, यानी मित्र राष्ट्रों और ध्रुव राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया। उसके बाद भारतीयों को आक्रमण का डर, इंग्लैंड की स्थिति थी उस समय बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसके पश्चात लगान की दरें बढ़ा देना, और लगान की दरें बढ़ा देने के कारण उन्होंने सेना में वर्दी की, भारतीय सैनिकों को जबरन उन्हें सेना में शामिल किया जाने लगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन की परिस्थितियाँ अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो आप ज़रूर देखा करो, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मैं सुझाव दे देना। धन्यवाद।